नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। कोरोना से लड़ाई तो दोस्तों पूरा देश लड़ रहा है, सरकार भी लड़ रही है, लेकिन अब कोरोना की लड़ाई के साथ साथ एक तीसरी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की लड़ाई। सारे नेता और पार्टियां ये कह रही हैं कि कोरोना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब इस पर जमकर राजनीति हो रही है और इस लड़ाई का सबसे बड़ा मोर्चा खुला है पश्चिम बंगाल में। हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े। एक संकट है, चुनौती है, चुनौती का सामना हम सारे मिलकर करेंगे। सरकार की सारी ताकत लगा दी है, केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें मिलकर इसको रोकने के लिए कोशिश कर रही है। आपका साथ चाहिए। सब कह रहे हैं कि कोरोना पर नो पॉलिटिक्स प्लीज, लेकिन बस कहने को। सच ये है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के नाम पर केंद्र और गैर बीजेपी सरकारों के बीच लड़ाई के खुल्लम खुल्ला मोर्चे खुल गए हैं। एक तरफ केंद्र की सरकार है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, राजस्थान में अशोक गहलोत और केरल में पिनरई विजयन। चारों ही राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कोरोना से जो लड़ाई चल रही है उसमें भारी फूट है। केंद्र सरकार अपनी बात कर रही है और गैर बीजेपी सरकारें अपनी, लेकिन सबसे ज्यादा भड़की हुई है पश्चिम बंगाल की सरकार, जिसने केंद्र सरकार की टीम को राज्य में दौरा करने से रोक दिया। I would also like to add that these teams have gone to other states also, like Madhya Pradesh, Maharashtra, and Rajasthan, and they are getting full support of the state governments, and all the teams are working. And they had also been given the same notice as to the state of West Bengal. ममता बनर्जी सड़कों पर हैं, कोरोना के खिलाफ भी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी। इसके पीछे वजह है, इसे समझिए। केंद्र सरकार की 6 टीमें 4 राज्यों के दौरे पर निकली हुई हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इनमें से 3 राज्य बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान गैर बीजेपी शासित हैं और अकेले मध्य प्रदेश बीजेपी शासित। अब देखिए पश्चिम बंगाल में टीमों को कहां-कहां दौरे पर जाना है। कोलकाता, हावड़ा, मेदिनीपुर, 24 परगना, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी। वहीं महाराष्ट्र में केवल मुंबई और पुणे, राजस्थान में केवल जयपुर और मध्य प्रदेश में केवल इंदौर। केंद्रीय टीम के दौरे में भोपाल शामिल नहीं है, जहां की हालत बेहद खराब है। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। वो ये भी कहती हैं कि ये दौरे भेदभाव पर आधारित है। হাওড়া ওনারা বলেন নাই, ওনারা কলকাতা বলেছিলেন। আমরা বলেছি কলকাতা ঘুরুন, কলকাতা পুলিশের একজন अधिकारी দেওয়া হয়েছে যারা। हालांकि जब बंगाल के मुख्य सचिव केंद्रीय टीम के न घुसने देने का ऐलान कर रहे थे तो टीम पहुंच भी चुकी थी और दौरा भी शुरू कर दिया था। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी। पश्चिम बंगाल की सरकार को अंधेरे में रखा गया, यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दोपहर बाद केंद्रीय टीमों के राज्य में पहुँचने की जानकारी दी, जबकि टीमें सुबह ही पहुंच गई थीं। केंद्रीय टीमों ने राज्य सरकार को अपनी गतिविधियों के बारे में नहीं बताया। इन टीमों ने आने जाने में मदद के लिए सीधे बीएसएफ से संपर्क किया। मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि केंद्र सरकार की ओर से इस तरह की कार्रवाई एक तरफा और अनचाही है। We are sad to note that the central government is fighting a battle against some states. उधर सूबे के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सरकार के खिलाफ राजनीति का अलग मोर्चा खोल दिया। कहा सरकार केंद्र के साथ सहयोग नहीं कर रही है। यदि अगर मैं पाता हूं कि लॉकडाउन प्रोटोकॉल का डाइल्यूशन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है और उसमें सरकार के कुछ आदेश बीच में आते हैं, तो मेरा उत्तरदायित्व है कि सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करूं। बात बढ़ गई। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार आमने सामने। दिल्ली में शाम की अंतरमंडलीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बंगाल में जो टीमें कोलकाता और जलपाईगुड़ी गई हैं, उनको राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। उनको क्षेत्र का विजिट करने से रोका जा रहा है। उनको राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों से इंटरैक्ट करने का अवसर नहीं दिया जा रहा।
इसके कुछ ही देर बाद कोलकाता से खबर आई कि बंगाल सरकार ने केंद्रीय टीमों को दौरे की इजाजत दे दी है, लेकिन तब तक कोरोना पर कोलकाता और दिल्ली की लड़ाई सरेआम हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनाम भाजपा कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक के बाद एक कभी टेस्ट किट के ऊपर तो कभी पीपीई के ऊपर मानो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खत्म होता नजर नहीं आ रहा। कभी गवर्नर ट्वीट कर देते हैं तो कभी राज्य सरकार ये कहकर कि केंद्र सरकार ने खराब किट्स भेजी हैं, और ऐसे में इंतजार कर रही है जनता की आखिरकार सच्चाई का सामना कब करने को मिलेगा। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। केंद्र से लड़ाई का मोर्चा केवल ममता बनर्जी ने नहीं खोला है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी खोल दिया है, राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी खोला है और केरल में पिनराई विजयन ने भी खोल रखा है। लेकिन सबसे मुखर हैं गहलोत और ठाकरे। गहलोत ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सलाह पर गौर किया होता तो स्थिति कुछ और होती। इस बीच पूरे देश में रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने 4 में से जिन 3 गैर बीजेपी शासित राज्यों में टीमें भेजी हैं, उनमें से एक टीम जयपुर पहुंची थी और दूसरी मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने तो तब भी सहयोग किया, लेकिन राजस्थान सरकार ने साफ साफ कह दिया आपका यहाँ कोई खास काम नहीं है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि कोरोना से हम लड़ लेंगे, आप कुछ करना ही चाहते हैं तो गरीबों के लिए गेहूं दे दीजिए। गेहूं मिलना चाहिए। ये भारत सरकार के पास गेहूं की कमी नहीं है, गोदाम भरे पड़े हैं, रबी की फसल आ चुकी है, मार्केट के अंदर कृषि मंडी खुल चुकी है, खरीदारी शुरू हो चुकी है, गेहूं की कमी आगे भी नहीं रहेगी। ऐसे वक्त में मैं समझता हूं कि इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। भारत सरकार की टीम भूख और रोटी के सवाल के लिए तैयार नहीं थी, वो तो कोरोना से लड़ाई की गड़बड़ियां पकड़ने गई थी। लेकिन गहलोत सरकार ने उसके सामने उसकी अपनी गड़बड़ी रख दी। पहले से कोरोना के 100 संक्रमितों की रैंडम किट से जांच में जब एक भी पॉजिटिव नहीं मिला तो सरकार ने कहा अगर इस किट पर भरोसा किया तो बेमौत मारे जाएंगे, फौरन उस पर रोक लगा दी। और मुझे विश्वास है कि अगर प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार इस बात को मान लेते और इसका महत्व को समझते तो आज ये स्थिति नहीं बनती देश के अंदर कि आज आईसीएमआर को कहना पड़े दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम इसको पोस्टपोन करते हैं टेस्ट को। जयपुर से केंद्रीय टीम की पहली रिपोर्ट दिल्ली ये पहुंची कि राजस्थान सरकार की जांच ठीक है, आईसीएमआर की रैंडम किट में गड़बड़ी है। नतीजा रैपिड टेस्ट पर पूरे देश में रोक लगानी पड़ी। लेकिन केंद्र से राजस्थान सरकार की तनातनी एक कदम और आगे बढ़ चुकी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो एक तरफा फैसला लेते हैं जिससे राज्यों को नुकसान होता है और अभी हो भी रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि अचानक से लॉकडाउन का फैसला लिया जिसकी वजह से मजदूरों को नुकसान हुआ, जबकि प्लेन वालों के लिए 4 दिन का वक्त दिया गया। इसी तरह से अगर उन्हें 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाना है तो राज्यों को अभी से भरोसे में लें। उधर महाराष्ट्र में भी कोरोना पर केंद्र के साथ रात छिड़ी हुई। एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने पालघर की घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशों पर नाराजगी जाहिर की है। इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों के जमावड़े को आदित्य ठाकरे ने तो सीधे केंद्र सरकार की नाकामी का नतीजा बता दिया था। एनसीपी और शिवसेना दोनों इस बात से भड़के हुए हैं कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अफसरों को सीधे निर्देश दे रहे हैं। हुआ यूं कि भगत सिंह कोश्यारी राज्य के डिविजनल कमिश्नरों को फोन कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कमिश्नरों की बैठक भी बुला ली। जब राज्य सरकार ने आपत्ति की तो राजभवन ने कहा केंद्र को रिपोर्ट देनी थी। मुख्यमंत्री ने कहा राज्यपाल मुख्य सचिव के जरिए बात किया करें। महाराष्ट्र सरकार के साथ केंद्र की तनातनी तो यहां तक पहुंच चुकी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी के सर्वदलीय बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना के संजय राउत दोनों ने कह दिया राजभवन राजनीति का नया अड्डा बन गया है और यह बात ठीक नहीं है।
राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे के विधायक के तौर पर मनोनयन का फैसला भी अटका रखा है। उनके मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जरूरी है कि वह 27 मई तक किसी न किसी सदन के सदस्य बने। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन केंद्र के रवैये से पहले से खफा है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में काम की छूट देने के पिनरई सरकार के फैसले पर केंद्र ने आपत्ति की है। लेकिन पिनरई ने दो टूक कह दिया है, राज्य की घरेलू परिस्थितियों को दिल्ली अपने चश्मे से न देखे तो अच्छा होगा। आज तक ब्यूरो। कोरोना से लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार माना जा रहा है लॉकडाउन को। पूरे देश में 24 मार्च से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन में तो सख्ती और भी बढ़ा दी गई, लेकिन इस लॉकडाउन के दो चेहरे। एक तरफ कोटा से छात्रों को लाने के लिए सरकारें खुद लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ 12 साल की जमालो मडकम 100 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद दम तोड़ देती है। ये दो तस्वीरें हैं लॉकडाउन के समय में हुकूमत के दस्तूर की। एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ गरीबी। एक तरफ रसूख है, दूसरी तरफ पेट। एक तरफ डेटा की जरूरत है और दूसरी तरफ रोटी की। हुकूमत को तय करना था वो किधर है, उसने तय कर लिया। हमें डेटा खाने वालों का ख्याल पहले रखना है, रोटी वाले खुद देख। कोटा को खुलने वाली बसें तो देखी ही है आपने। योगी आदित्यनाथ के बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी 140 बसों का काफिला लाखों की फीस चुकाकर बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए ग्वालियर से कोटा रवाना किया गया है। बोर्डिंग पॉइंट 4 है और एंट्री पॉइंट है। उन पर संबंधित जो जिले हैं वो अपनी पर्याप्त व्यवस्था है वहाँ पर अरेंजमेंट जो भी बच्चों के लिए आने पर करके रखे हुए हैं। हम पहले दूसरी कहानी दिखाते हैं। हालांकि सरकारें गरीबी को, भूख को, बेकारी को, आंसू को, दर्द को, तड़प और विवशताओं को कहानी मानना बंद कर चुकी है। 12 साल की जमालो मडकम एक आदिवासी बच्ची है नहीं थी, वो मर गई। वैसे गरीबों की मौत के हिसाब नहीं रखे जाते, लेकिन हम चाहते हैं कि सभ्यता की बर्बरता के इतिहास में जमालो मडकम की शिनाख्त बाकी रहे, इसलिए उसकी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। तो 12 साल की जमालो मडकम छत्तीसगढ़ के बीजापुर के अपने गांव से तेलंगाना के मिर्च बागानों में काम करने के लिए गई थी। अब ये मत पूछिएगा 12 साल में काम। गरीब बच्चों का बचपन नहीं होता, वो सीधे बड़े हो जाते हैं। तेलंगाना ये सभी लोग मिर्ची तोड़ने गए थे और क्योंकि अभी पूरा रोड ब्लॉक है, इस कारण एक और कोई साधन नहीं मिलने के कारण ये 3 दिन से लगातार वहाँ से पेरू से पैदल चलते हुए पहाड़ी रास्ते से आ रहे थे। गौर से सुनिएगा ये कहानी और महसूस कीजिएगा अपने सीने के भीतर धड़कते हुए दिल को। 24 मार्च को देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। छत्तीसगढ़ की जमालो मडकम दूसरे मजदूरों के साथ तेलंगाना में फंस गई। लगा 14 को लॉकडाउन उठने के बाद वो लौट सकेगी, लेकिन जब ये 3 मई तक बढ़ गया तो भूख ने कदमों से इम्तिहान देने को कहा। जमालो मडकम 13 लोगों के जत्थे में चल पड़ी। इन 13 लोगों में 3 बच्चे थे और 8 महिलाएं। सब के सब पैदल, फासला 112 किलोमीटर। 16 अप्रैल से 19 अप्रैल तक सब पैदल चलते रहे। 12 साल की जमालो मडकम भी। गांव बस 12 किलोमीटर दूर रह गया था। सब खुश थे, लेकिन जमालो मडकम के पैर लड़खड़ा रहे थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। अचानक उसे चक्कर आया, वो गिर गई और जमालो मडकम मर गई। कितने दिन से चल के आ रहे थे वहाँ से? 3 दिन में। और खत्म कहाँ पे हुई? ये इधर मधुपाल में। मधुपाल के पास में। अब इन बसों का काफिला देखिए। आपको याद होगा हवाई जहाजों से लोग लाए गए थे, इटली से, ईरान से, दुनिया जहान से। सरकारें आज भी संजीदा हैं, लेकिन केवल अमीरों के लिए। जमालो मडकम जैसे गरीब आदिवासी बच्चों के हिस्से में तो भूख है, गरीबी है और आखिर में मौत है। ये 5 दिन का समय दिया गया प्लेन को, हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं कोई व्यक्ति, रेलगाड़ी का भी कहा गया। तो क्या कारण था? लॉकडाउन 4 घंटे की नोटिस में कर दिया गया, तो जो प्लेन और ट्रेन में नहीं जा पाए वो कैसे जाते हैं? सोचिएगा कि सरकारों की संवेदना के 2 फाकों के बीच में इस देश के गरीबों का अस्तित्व कहां अटका हुआ है।
जीवीएल नरसिम्हा राव यूपी के मुख्यमंत्री से बात करके बनारस से 1000 लोगों को लॉकडाउन की धज्जी उड़ाते हुए हैदराबाद पहुंचा देते हैं। कोटा से छात्रों को लाने के लिए 300 बसें इसी लॉकडाउन में चल जाती हैं। ग्वालियर से 150 बसें लॉकडाउन की धज्जी उड़ाते हुए निकल जाती हैं और 12 साल की जमालो मटकम अपने घर से 12 किलोमीटर पहले मर जाती है। मुझे लगता है कि एक ही देश में दो तरीके के नियम कैसे लागू हो सकते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर देश के समक्ष अपने संबोधन में बात रखनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। 100 किलोमीटर तक पैदल चलती रही जमालो, लेकिन माँ बाप तक पहुंची अपनी इकलौती औलाद की लाश। तो क्या ये केवल जमालो की लाश थी? नहीं, हमारी नागरिकता के बोध की भी लाश थी, हमारी सामूहिक संवेदना की भी लाश थी, मानवता के उस भ्रम की भी लाश थी जिसके भरोसे 112 किलोमीटर के सफर पर पैदल चल पड़ी थी जमालो मटकम। आज तक ब्यूरो। बिहार के अररिया में लॉकडाउन में ड्यूटी निभा रहे बिहार पुलिस के चौकीदार ने जब एक ऑफिसर की गाड़ी रोकी तो उसने बदसलूकी की सारी हदें तोड़ डाली। उसने होमगार्ड के जवान से सड़क पर ही उठक बैठक करवा दी, जेल में डालने की धमकी दी और चलता बना। हैरानी की बात तो दोस्तों यह है कि बदसलूकी में इलाके का दारोगा खुद शामिल था। हमारा गश्ती होगा, पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हमारे पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हो। ये कथा है एक बेलगाम अफसर के बेशर्म हो जाने की। हुजूर का दीदार कीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी बेशर्मियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। इनका नाम है मनोज कुमार और ओहदा है जिला कृषि अधिकारी, जिला अररिया, बिहार। और ये उठक बैठक लगाते बुजुर्ग है गणेश तात्मा। गणेश होमगार्ड के जवान हैं और कोरोना ड्यूटी पर तैनात थे। तो अफसर जी के ललाट पर सुनहरे अक्षरों में छपा हुआ है जिला कृषि अधिकारी। नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इन मनोज कुमार को लगता है। दौरे पर निकले थे, गाड़ी दनदनाती हुई दौड़ी जा रही थी। गणेश ड्यूटी पर थे, हाथ दिया, कहा हुजूर कर्फ्यू पास दिखा दीजिए, हमें आदेश है। फिर क्या था, मनोज कुमार की आत्मा में बैठा हुआ अफसर सांप हो गया, हुपकारने लगा। पास में दारोगा खड़ा था, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम। और इसके बाद जो हुआ आपके सामने। हमारा गश्ती होगा, पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हमारे पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हो। मनोज कुमार ने न तो गणेश तात्मा की उम्र का ख्याल किया और न ही उनके आत्मसम्मान का। इस बिगड़ैल कृषि अधिकारी के लिए एक गरीब आदमी का आत्मसम्मान जूते का तल्ला था, मसल डाला और दारोगा अफसर का गुलाम हो गया था। पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी। लेकिन इस बिगड़ैल अफसर की ज्यादती यही नहीं रुकी। ये अफसर खुलेआम धमकी देता है और कहता है कि वो कोरोना की ड्यूटी निभा रहे इस जवान को जेल में डलवा देता, और ऐसा न करके वो एहसान कर रहा है। अफसर जी के ऐसे सुनहरे बर्ताव की खबर पटना पहुंची तो बिहार की सरकार शर्मसार हो गई। लेकिन कहती क्या? जांच का अर्थ होगा कि सूक्ष्म तरीके से कौन कौन लोग वहाँ उपस्थित थे। अब आज की दुनिया में तो मोबाइल की दुनिया है, ट्रैकिंग की दुनिया है, लोकेशन मिल जाएगा। इसलिए जिला प्रशासन के जांच पर भरोसा होना चाहिए और जिला प्रशासन ने इमीडिएट इसको संज्ञान में लिया और संयुक्त रूप से जांच का आदेश दिया है, तो उसका फलाफल महत्वपूर्ण होगा। उपकार रहेगा मंत्री जी, लेकिन आपको भी पता है कि एक होमगार्ड के आत्मसम्मान को कुचलने वाले कृषि अधिकारी पर कार्रवाई के मामले में क्या होता है, और अगर कुछ होता है तो अपने ओहदे से गरीबों को रौंदने वालों के लिए ये एक सबक होगा। आज तक ब्यूरो। ये बहुत दुखद है कि तमाम अपील के बाद भी बड़ी संख्या में निजामुद्दीन के मरकज में शामिल हुए जमाती और उनके संपर्क में आए हुए लोग सामने नहीं आ रहे हैं। आज प्रयागराज के एक प्रोफेसर के घर से 30 जमातियों को गिरफ्तार किया गया, इनमें 16 विदेशी थे।
हजारों अपीलें हो चुकी हैं। सरकार ने की, अफसरों ने की, डॉक्टरों ने की और यहां तक कि मौलवियों और मौलानाओं ने भी कि अगर आप जमात में शामिल हुए हैं, किसी जमाती के संपर्क में आए हैं तो बता दीजिए, कोरोना को हराने में मदद की। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के कवानीन की पाबंदी जरूर करें। लेकिन ना, इलाहाबाद के एक प्रोफेसर साहब ने अपने घर को ही जमातियों के मरकज में बदल डाला था, वो भी चोरी चोरी। न तो उन्होंने प्रशासन को जानकारी दी थी और न ही पुलिस को। पुलिस ने छापा मारा तो 16 विदेशी समेत कुल 30 जमाती में सबको गिरफ्तार कर लिया गया। विदेशियों को फॉरेनर्स एक्ट के तहत तो प्रोफेसर साहब को जमातियों को चोरी छिपे शहर में शरण दिलाने के आरोप। प्रोफेसर शाहिद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं, दुनिया जहान के खबरों पर नजर रखते हैं। वो जानते होंगे कि यह कितनी भयंकर आपदा है, समझते होंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इतने पढ़े लिखे जिम्मेदार होने के बावजूद वह खुद एक महामारी को फैलाने के गुनाह में शामिल थे। सवाल है कि अगर एक प्रोफेसर ऐसा काम करेगा तो मौलाना साद और प्रोफेसर में अंतर क्या रह जाएगा? पुलिस बार बार अपील करती रही कि छिपिए या छिपाइए मत, हमें बताइए, अपनी जांच कराइए और अगर पॉजिटिव निकले तो इलाज हम कराएंगे। लेकिन लोग पुलिस की सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि इनमें से कईयों का भरोसा सरकार और डॉक्टरों से ज्यादा मौलानाओं और कठमुल्लों पर है। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और दोस्तों अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।